welcome back to my lectures of class 9 physics. Here I am again with the next chapter of class 9, that is forces and laws of motion. Okay, now here in this chapter we'll study about the forces first. Now first of all, what this force is. अब हमने जो पहले जो चैप्टर पढ़ा इससे पहले वो क्या था, मोशन. Now here motion and force, they both are interrelated. कैसे? If there is a force, then there will be motion in a body. अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे, what is that force? That is an effort in the form of push और pull. या तो आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो या फिर उसको पुल करते हो, या तो अपनी तरफ खींचते हो या फिर उसको अपने से दूर करते हो. तो जैसे ही आप उस पर कुछ फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में इस पर्टिकुलर पोजीशन पे था, अगर मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मोशन में आया, मतलब इसने अपनी पोजीशन चेंज की या फिर इससे कुछ वेलोसिटी गेन की. इन दैट वे द फोर्स एंड मोशन दे आर रिलेटेड. ओके, सो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल. आप एक एफर्ट लगा रहे हो और वो एफर्ट किस फॉर्म में है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल. या तो आप फोर्स को, ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो. अब ये जो एफर्ट है, इस एफर्ट से एक्चुअली होगा क्या, इस फोर्स से एक्चुअली होगा क्या? यहाँ पर तीन कंडीशन है. फर्स्ट है, इट प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी. इस फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, मोशन हो सकता है. अब ऐसा नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट में मोशन होगा, किसी में मोशन होगा और किसी में इस ये फोर्स से वो उसको ट्राई करेगा उस ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट करने के लिए. सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सपोज ये पेन है, ओके, अगर मुझे इसको मोशन में लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, उसको फोर्स लगाऊंगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा. बट इफ आई हैव अ स्टोन ऑफ 50 kg, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स. मुझे पता है कि मैं फोर्स लगा रहा हूं बट उसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू प्रोड्यूस मोशन, दैट्स आल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स. ओके, वन मोर थिंग, इट स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप्स अ बॉडी इन अ मोशन. अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो इस फोर्स की वजह से हम उसको या तो स्टॉप कर सकते हैं या हम उसको ट्राई कर सकते हैं कि वो बॉडी स्टॉप हो जाए. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट उड़कर आ रहा है, मैं उसको यहाँ पर रोक सकता हूँ बाय अप्लाइंग सम फोर्स. ओके, बट एट द सेम टाइम इफ अ वेरी heavy object is falling over me, then I can try, but I am not sure that that object will come to rest after applying the force. Okay, the third one is it changes or tries to change direction of the body. Again the same thing कि ये जो फोर्स है इसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन वो चेंज किया जा सकता है. या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो ही जाएगा या फिर we can try to change the direction of the object. So here we have three things, that because of that force the object can be in motion, because of that force the object can be in rest, and because of that motion the object can change its direction. So these are three important points related to the force. Okay, now this force is a physical quantity. This force is a physical quantity. अगर ये physical quantity है तो इसकी एक यूनिट भी होगी. So what is the unit of this force? The unit of force is Newton. That is N. Means I am applying a force of 5 Newton, I am applying a force of 10 Newton, etc. Why Newton? Because it was given honor of scientist Sir Isaac Newton. Okay, now this Newton is the SI unit of force. Okay, we also have a CGS unit of force. CGS means a smaller unit of force. Okay, that CGS unit of force is dyne. Dyne is the CGS unit of force, and we even have the relation between the Newton and dyne. That is 1 Newton is equals to 10 to the power 5 dyne. That is what the relation between Newton and dyne is. Okay, now we have studied about scalar and vector quantities. Now here if we talk about this physical quantity force, it is a scalar or a vector quantity. This force, it is a vector quantity. Now why this is a vector quantity? Because it have direction. You can say whatever the direction in which you are pulling or pushing an object, that particular will be the direction of that body. अगर मैं यहाँ पर इसको push कर रहा हूँ, then I am moving it away from me, means that particular direction will be its डायरेक्शन. अगर मैं इसको पुल कर रहा हूं तो ये जो डायरेक्शन होगा वो उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा. तो मतलब यहाँ पर ये जो फोर्स है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, यहीं पर हमने जो फोर्स देखा है इसमें हम दो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फोर्स देख लेते हैं, दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्सेस?
first balanced forces. So what are these balanced forces? Okay, balanced forces का मतलब क्या है कि if there are a number of forces acting on a particular body or at a particular point, मतलब अगर हमारे पास ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स यहां से लग रहा है, let us assume it to be F1, एक फोर्स यहां से लग रहा है, let us assume it to be F2. If a number of forces are acting on a particular body and if it does not produces any effect on the body, then the forces are said to be balanced. Means there will be no effect on the body. मतलब यहाँ पर ये बॉडी का कहीं भी मूवमेंट नहीं होगा, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि these forces are balanced forces. For example, if we have suppose a table and two students, they are moving the table from the two different sides. यहाँ से एक फोर्स लगा रहा है, यहाँ से एक स्टूडेंट इस पे फोर्स लगा रहा है. अब अगर यहाँ पर ये जो टेबल है ये डिस्प्लेस नहीं हो रही है, मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, मतलब जितना फोर्स ये फर्स्ट पर्सन अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स क्या है सेकंड पर्सन भी यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, मतलब इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. मतलब यहाँ पर जो नेट इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. वन मोर एग्जांपल वी कैन से कि इफ वी हैव अ सरफेस और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, द नेट रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर क्या होता है, जीरो होता है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट, ओके, सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट और यहाँ पर रखा हुआ है और ये क्या है, यहाँ पर कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ से फोर्स लग रहा है और एक जो नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा है, दे बोथ आर बैलेंस फोर्सेज, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या है, बैलेंस्ड है. Okay, so because of that balance force, an object does not changes its state. State मतलब either state of rest or state of motion. इस केस में क्या है, यहाँ पर इस बैलेंस फोर्स की वजह से इसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज नहीं होगा. अब यहीं पर अपन देखते हैं सेकंड अनबैलेंस फोर्सेस. Now what about unbalanced forces? Unbalanced forces are those forces which produces some net effect in the body. मतलब अगर यहाँ पर दो फोर्सेस है, अगर इस फोर्स F1 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ F2, F1 की वैल्यू ज्यादा है F2 की कम है, मतलब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है किधर मूव करेगा, ये x डिस्टेंस से इधर मूव कर जाएगा. मतलब अगर हमारे पास कभी भी अनबैलेंस फोर्स है तो उसकी वजह से बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस हो जाएगी और यू कैन से देयर विल बी सम नेट इफेक्ट ऑन दी बॉडी बिकॉज ऑफ अनबैलेंस फोर्स.